हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गौरव में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीवन कौशल से संबंधित एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, अनुच्छेद एवं उससे संबंधित तथ्य। आपको मालूम है, जीवन कौशल में जो टॉपिक आने हैं उसमें कई अनुच्छेद पूछे जाते हैं शिक्षा से संबंधित, तो उन सभी अनुच्छेदों पे हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट्स करके अवश्य बताया करें। धन्यवाद। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आर्टिकल यानी अनुच्छेद 14 की। ये क्या है? ये एक तरह की स्वतंत्रता का हमें जो है समानता का अवसर देता है। ये कहता है कि जन्म या विचार या संप्रदाय के आधार पर किसी भी व्यक्ति का कोई विशेषाधिकार यानी स्पेशल पावर नहीं होगा और उस देश का सामान्य कानून सभी वर्ग के लोगों पर समान रूप से लागू होगा। यानी न्याय सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए एक जैसा है। किसी भी व्यक्ति को कोई स्पेशल पावर या विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, जाति का हो, धर्म का हो या किसी भी तरह के मत का हो, पंथ का हो, विचार का हो। उनको कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, जन्म के आधार पर भी नहीं। अर्थात जैसे कोई राजाओं के वंश में पैदा हुआ है, कोई राजा है, खानदानी रजवाड़ा है, उसके दादा और पिता और खानदान के सभी लोग राजा महाराजा हैं, तो भी उसको कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। कहीं कहीं आपने सुना कि राष्ट्रपति के पास विशेषाधिकार होता है कि वो किसी की फांसी की सजा को माफ कर दे। तो समझिएगा, ये विशेषाधिकार उस व्यक्ति के पास नहीं है बल्कि उस पद के पास है। पद क्या है? राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या राज्यपाल, तो जो लोग इन पदों पर बैठे हैं उनके पास कुछ अधिकार होते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो उस व्यक्ति के पास नहीं होते बल्कि उस पद के पास होते हैं। यानी जो उस गद्दी पर बैठेगा उसको वो विशेषाधिकार मिलेगा, ना कि किसी व्यक्ति को। तो ये हो गया अनुच्छेद 14। जेंडर समानता की बात भी करता है कि भाई ये क्वेश्चन आपके सुपर टेट में ऐसे आता है कि लिंग समानता का उल्लेख किसमें है? तो लिंग समानता का उल्लेख किसमें है? आपके आर्टिकल 14 में। ठीक है भैया, 14 हो गया। 15 की बात करते हैं। 15 में कई सारे अलग अलग हैं, तो उनको अलग अलग देखते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 जो है वो सामाजिक समानता से संबंधित है। इसके कई पार्ट हैं। तो जिसका पहला पार्ट जो है वो क्या कहता है? पहला पार्ट कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में राज्य जो है किसी भी नागरिक के विरुद्ध उसके धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। यानी यहाँ पे आपको सामाजिक समानता दी गई है, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन सुपर टेट में आ चुका है कि लिंग के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध कौन लगाता है? तो लिंग के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध कौन लगाता है? 15 का ए। अब ऑप्शन में जो क्वेश्चन जब भी आया था सुपर टेट में, तो ऑप्शन में 15 ए नहीं था, तो आपको 15 याद रखना है। अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, चलिए ये 15 का ए हो गया, एक हो गया। अब 15 के 2 की बात करते हैं। 15 का 2 क्या कहता है? 15 का 2 आर्टिकल 15(2) कहता है कि दुकानों, रेस्टोरेंट, होटल आदि की जगहों पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अर्थात जितनी भी सार्वजनिक स्थान है, जैसे कोई कुआं है, कोई नल है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई बस स्टॉप है, कोई रेलवे स्टेशन है, ऐसी जगहों पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को नल के पानी लेने से या झील में नहाने से या नदी में नहाने से या किसी होटल या रेस्टोरेंट में, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वहां पर उनके साथ भेदभाव नहीं हो सकता। ये कहता है हमारा आर्टिकल 15। आपने एक मूवी भी देखी होगी, आयुष्मान खुराना की आई थी, जिसका नाम था आर्टिकल 15। आयुष्मान खुराना, मनोज पाहावा की मूवी थी और बड़ा हिट हुई थी। तो वो इस मूवी में जो था उसमें यही दिखाया गया था कि वहां पे जाति के आधार पर कुछ लोगों के साथ भेदभाव किया गया था। मूवी आपने देखी होगी, काफी हिट हुई थी, वो भी इसी पे आधारित है। ठीक है, तो ये बात हुई अनुच्छेद 15 की, पार्ट नंबर 2 की। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की, यानी 15(3) की।
तो अब बात करेंगे 15 के तीसरे पार्ट की। तो 15(3) में स्त्रियों और बच्चों की विशेष सुविधाओं का प्रावधान है। जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए जो विशेष सुविधाएं दी जाएंगी वो 15(3) में है। यानी देखिए 15(1) में इन्होंने कहा था कोई भेदभाव नहीं करेंगे, 15(2) में कहा कि किसी तरह की जो सार्वजनिक स्थान है वहां भेदभाव नहीं होगा, और 15(3) में कह रहा है कि स्त्रियों और महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, विशेष प्रावधान दिया जाएगा। आप समझ लीजिएगा कि वर्तमान में जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है उसका आधार यही अनुच्छेद है। तो ये हो गया 15 का तीसरा पार्ट। बात करेंगे 15 की चौथे में। बात है 15(4) की। तो 15(4) में सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए, यानी पिछड़े का मतलब ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, एससी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के जो नागरिक हैं उनको विभिन्न तरह की सुविधाओं को प्रदान कराना है। यानी वर्तमान में जो ओबीसी, एससी और एसटी को जो आरक्षण है उसका आधार अनुच्छेद 15 जो सामाजिक समानता का पार्ट है उसका चौथा भाग है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 15 हो गए हैं। अब बात करेंगे हम लोग अनुच्छेद 16 की। बात करेंगे हम लोग आर्टिकल अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद देखिए 16 क्या कहता है। अनुच्छेद 16 जो है वो अवसर की समानता की बात करता है। यानी किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने का समान अवसर दिया जाए। जैसे किसी व्यक्ति के सरकारी नौकरी लगनी है तो सरकारी नौकरी लगनी है, या सार्वजनिक क्षेत्र में उसकी कोई नौकरी लगनी है तो उसकी जाति, धर्म, मत, पंथ, मजहब, संप्रदाय, जन्म स्थान या विचार के आधार पे उससे नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। अर्थात सभी लोगों को सरकारी नौकरी करने का या गवर्नमेंट जॉब करने का या प्राइवेट जॉब करने का या फैक्ट्री डालने का या किसी तरह की कोई काम और करने का अवसर मिलेगा। यानी सभी के लिए भारत में अवसर समान है, किसी के लिए कम या ज्यादा नहीं। खासतौर से जाति, वंश, धर्म इनके आधार पर तो भेदभाव बिल्कुल नहीं है। तो ये हो गया अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 कहता है, जो अनुच्छेद हमारा 16 है, ये अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता, छुआछूत, अनटचबिलिटी का विरोध करता है। और ये जो गांधी जी की सामाजिक विचारधारा है, सामाजिक समानता की विचारधारा, ये इससे संबंधित है। यानी ये विरोध करता है कि जो लोग छुआछूत को फैलाते हैं, आप किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, उसको उसकी जाति के आधार पर किसी भी सामाजिक संस्थान, कोई स्कूल, किसी हॉस्पिटल या किसी मेडिकल स्टोर में आने जाने से रोक नहीं सकते हैं। आप किसी बच्चे को स्कूल में या अस्पताल में एडमिट ना कराना या स्कूल में एडमिशन ना लेना, इसका आधार आप उसकी जाति को नहीं बना सकते हैं। यानी हम स्कूल में अगर हम कह दें कि जाति के आधार पर इस बच्चे का इस स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा, तो ये क्या है? अनटचबिलिटी है, ये कानूनन जुर्म है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, चलिए उसको भी एक एक करके हम आपको बताते हैं। आप ये भी जान लीजिए कि होता क्या है, अनटचबिलिटी क्या होता है, तो एक एक करके उसको भी देखिए। किसी भी व्यक्ति को उसके जाति के आधार पर किसी स्कूल में या हॉस्पिटल में एडमिट न कराना, स्कूल में एडमिशन न देना, किसी मंदिर, मस्जिद या किसी अन्य जगह पर उसकी प्रार्थना, नमाज या उपासना करने पर रोक लगाना, किसी भी तरह की दुकान, रेस्टोरेंट, किसी तरह का मनोरंजन पार्क, किसी तरह का मॉल या कोई जलाशय या नलकूप आदि पर के प्रयोग पर पाबंदी लगाना, ये सब अनटचबिलिटी यानी छुआछूत के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा और भी है, जैसे किसी अनुसूचित जाति, जनजाति यानी एससी या एसटी के या इसी तरह के किसी अन्य सदस्य का जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके अपमान करना, इतिहास या दर्शन या धर्म को आधार मानकर या जाति प्रथा को आधार मानकर छुआछूत को सही बताना। और देखिए यहां पे आप ये भी नहीं कह सकते कि धर्म ग्रंथों में लिखा है इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं तो ये भी आर्टिकल 17 का उल्लंघन है। ठीक है, एक खास बात आपको बता दें जो शायद आपको मालूम ना हो, सुनिएगा। आर्टिकल 17 पूरे संविधान में इकलौता निरपेक्ष अनुच्छेद है। निरपेक्ष अनुच्छेद यानी एब्सोल्यूट आर्टिकल। एब्सोल्यूट आर्टिकल इसका मतलब समझिएगा, कई बार ये क्वेश्चन हालांकि अदर एग्जाम में आता है कि एब्सोल्यूट आर्टिकल क्या होता है। एब्सोल्यूट आर्टिकल का मतलब जिसका
कोई अपवाद न हो, अर्थात इसका तो आपको पालन करना ही करना है। यानी अस्पृश्यता का पालन किसी भी स्वरूप में करना गैर कानूनी है। यानी इस नियम की कोई काट नहीं है। जितने भी संविधान में धाराएं हैं सब में कोई न कोई आपके साथ अपवाद लगा होगा, लेकिन अनुच्छेद 17 में किसी तरह का अपवाद नहीं है, इसीलिए इसे एब्सोल्यूट आर्टिकल कहा जाता है। तो भैया बात समझ गए एब्सोल्यूट आर्टिकल का मतलब, है ना। यानी अस्पृश्यता का जो है, अनटचेबिलिटी जो है, इसका पालन किसी भी स्वरूप में करना गैर कानूनी है। और क्या गैर कानूनी है मतलब कौन सी धारा रखती है, तो थोड़ा उसको भी समझिए। यहां पे समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति किसी तरह की अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है तो उसके ऊपर अस्पृश्यता अपराध उन्मूलन अधिनियम 1955 लागू होता है। और आप ये समझ लीजिएगा, ये एक कठोर कानून है और 1976 में 1976 में इसे और कड़ा बना दिया गया और जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके चुनाव लड़ने पर रोक है। यानी कोई अगर नेता जाति के आधार पर लोगों को भड़काता है, छुआछूत पे को बढ़ावा देता है, तो उसके चुनाव लड़ने पर भी रोक है। और ये कानून कब बना? 1976 में। नहीं मतलब ये कानून जो है 1955 का है, लेकिन इसे और कड़ा कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो उसके चुनाव लड़ने पर रोक है। ये कब हुआ? 1976 में। बात करेंगे आर्टिकल नंबर 18 की। आर्टिकल नंबर 18 क्या है? देखिए, हमने अभी आपसे कहा था इसमें सभी समानताओं की बात की है। इस अनुच्छेद में क्या होगा कि उपाधियों का अंत किया गया है। कई बार लोग सोचते हैं उपाधियों का अंत कर देंगे तो समानता कैसी? भाई सीधी सी बात है, अंग्रेज लोग क्या करते थे, पर अच्छा इसको जो लिखा है उसको पढ़ लें। इस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है। केवल शिक्षा से संबंधित और सेना से संबंधित उपाधियों को ही धारण किया जा सकता है। यानी शिक्षा से संबंधित उपाधियां कौन है? जैसे डॉक्टर, जो लोग पीएचडी करते हैं उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा दिया, किसी के नाम के आगे शास्त्री लगा दिया, किसी के नाम के आगे पंडित लगा दिया, है ना, प्रोफेसर लगा दिया। तो ये जो चीजें हैं, इसके अलावा जो सेना देती है, किसी तरह की कोई उपाधि दे दे, फील्ड मार्शल दे दे, मेजर दे दे या कोई और उपाधि दे दे, है ना। तो ये जो सेना उपाधियां देती है या जो एजुकेशन है, ये उपाधियां आ सकती हैं। अब यहां समानता की बात क्या आई भैया? समानता की बात ये आ गई कि पुराने जमाने में अंग्रेज लोग जो थे, अंग्रेज लोग क्या करते थे, जो उनके पिट्ठू होते थे, जो उनके चटुकार होते थे, उनको बड़ी बड़ी राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां दे देते थे। इससे लोगों में विषमता फैलती थी। यानी अंग्रेजों ने जो बनाया वो विषमता मूलक समाज बनाया। और बाद में ये हो गया आजादी के बाद कि जिन लोगों को ऐसी उपाधियां दी हैं, राजा या राजाधिराज या नवाब साहब या क्या आपका राय बहादुर या खान बहादुर, ये सब हटा दो ताकि सब लोग एक समान रहें, सब एक जैसे लगे। तो सब लोग एक जैसे लगे, समान दिखने के लिए ये जो इस अनुच्छेद में उपाधियों को हटाया गया। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, उपाधियां हटाई जाएंगी। आपको मैं बता दूं उपाधियां कैसे हटती हैं। एक बहुत पहले मुकदमा हुआ, थोड़ा समझिएगा, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। इसमें क्या हो गया, इन्होंने कहा कि जन्म आधारित उपाधियों पर रोक लगाइए। जो इसमें कह रहा है भाई, किसी के बाप दादा को राय बहादुर की उपाधि दी गई, आज तक वो अपने नाम के आगे राय लगा रहा है, तो इस पे रोक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, उस कर्म के आधार पे उसे कोई उपाधि दी गई है, तो उसे रोक नहीं है। अब कर्म के आधार पे क्या होता है समझिए। देखिए, आपके सामने मैंने कुछ पुरस्कारों की फोटो लगाई है, वो कुछ बड़े छोटे हो गए, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, पीडीएफ जैसे बना पाए हम। तो जैसे भारत रत्न है, यह पद्म पुरस्कार है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, और आप देख रहे होंगे पद्मश्री वाला पुरस्कार जो है थोड़ा सा छुप गया है, लेकिन भाई हम उसको ठीक बना नहीं पाए। ये जो उपाधियां हैं, हालांकि ये भी आप नाम के आगे आगे पीछे लगा नहीं सकते, लेकिन ये उपाधियां तो मिलती हैं। लेकिन ये उपाधियां कब मिलती हैं? ये उपाधियां मिलती हैं जब कोई व्यक्ति देश सेवा में अपना सर्वोच्च योगदान देता है, चाहे वो समाज सेवा में हो, चाहे विज्ञान में हो, चाहे साहित्य में हो। तो ये जो पुरस्कार मिल रहे हैं, ये कर्म के आधार पे मिल रहे हैं, कर्म के आधार पे। तो इन उपाधियों को दिया जा सकता है, अन्य उपाधियों पे रोक है। ध्यान दीजिएगा, ये सभी कर्म के आधार पे। कोई बहुत अच्छा काम करेगा उसके पद्मश्री मिल जाएगा, और अच्छा काम करेगा पद्म भूषण मिलेगा, और अच्छा काम करेगा पद्म विभूषण मिलेगा।
और अच्छा काम मिलेगा तो भारत का सर्वोच्च भारत रत्न मिलेगा। तो इन पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। ये हो गया अनुच्छेद 18। अब बात करते हैं हम लोग अगले अनुच्छेद की। अगला अनुच्छेद हमारा है आर्टिकल 29 का पार्ट नंबर 2। ये कहता है कि राज्य की दृष्टि से शिक्षा की दृष्टि में सभी लोग समान हैं, अर्थात राज्य सभी को शिक्षा के समान अवसर देगा। सभी को शिक्षा के अवसर समान मिलेंगे, सभी को उनकी अधिगम की सफलता के लिए अधिकतम प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 29(2) है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही याद रखना है कि राज्य का काम है कि सभी लोगों को शिक्षा के समान अवसर दे। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 30 के पहले पार्ट की। ये अनुच्छेद जो है ये अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम या जो भी अल्पसंख्यक हैं, इन अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने का एवं वहां पे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। यानी अल्पसंख्यक अपना शिक्षण संस्थान स्थापित भी कर सकते हैं और वहां पर बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं और स्वयं भी पढ़ सकते हैं। यह है अनुच्छेद नंबर 30 का पहला पार्ट। भारतीय संविधान के भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, इनके अंतर्गत अनुच्छेद 45 में 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान था। शिक्षा राज्य सरकार की सूची का विषय होने के कारण यह दायित्व राज्य सरकार के अधीन था। ये शुरुआत है यहाँ की। आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ। फिर क्या हुआ, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब क्या हुआ, अब इस क्षेत्र पर केंद्र एवं राज्य दोनों ही अपने प्रस्ताव रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब शिक्षा को राज्य सूची से हटाया गया था तो शिक्षा के साथ साथ माप तौल, वन, जंगली जानवर, पक्षियों की रक्षा, इन क्षेत्रों को भी राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। समवर्ती सूची में डालने का मतलब ये दायित्व राज्य एवं केंद्र दोनों का ही हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसे और अधिक समावेशी बनाने के लिए, इसे और विस्तृत करने के लिए सन 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और इसे क्या किया गया, इसे 21A में जोड़कर मूल अधिकार बना दिया गया। यानी 6 से 14 साल तक के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा जो है ये बालकों का मूल अधिकार है और यह 21A के अंतर्गत आता है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे बात सामान्य बच्चों की हो रही है। अगर यहाँ पे दिव्यांग बच्चे कह दिए जाएं तो 6 से 14 नहीं बल्कि 6 से 18 साल के बच्चे होंगे। ठीक, यानी अब हम कह सकते हैं कि जितने भी 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं सभी को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना उनका मूल अधिकार है और यह मूल अधिकार आता है 21A के अंतर्गत। याद रखना, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन और सन 2000 में 86वें संविधान संशोधन में क्या किया है, इसे 21A में जोड़ दिया और मूल अधिकार इसे बना दिया गया है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताएं, ये सुपर टेट में आ भी चुका है, जो अगला मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में किया गया, इसके द्वारा शिक्षा को 51A में जोड़कर अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य बना दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, शिक्षा प्राप्त करना बच्चे का मूल अधिकार है और बच्चों को स्कूल भेजना ये शिक्षक का अभिभावक का कर्तव्य है 51A के अंतर्गत। और ये क्वेश्चन सुपर टेट में पूछा गया है कि बच्चों को स्कूल भेजना अभिभावकों का जो मौलिक कर्तव्य है वो संविधान के किस संशोधन से है, तो 86वां संविधान संशोधन है, अनुच्छेद 51A। यानी हर गार्जियन को अब अपने बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा 14 साल तक के बच्चों को दिलानी ही दिलानी है। और आज के वीडियो का अंतिम फैक्ट कि अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत ये प्रावधान है कि जो संघ है अर्थात भारत जो है, इसकी राजभाषा होगी हिंदी
और उसके लिखने की स्टाइल यानी लिपि वो क्या होगी, देवनागरी लिपि होगी। देवनागरी लिपि होगी। बच्चों, आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको सुपर टेट में आने वाले जितने भी अनुच्छेद हैं शिक्षा से संबंधित, उनके विषय में आपको बताया है। वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट्स करके दें और लाइक करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।